प्रकृति का निर्णय है। सही वक्त आने पर तुम्हें अपने सपने का रहस्य पता चल जाएगा। ये कहकर बाबा चितरंजन ने जलती चिताओं की तरफ इशारा किया। उन चिताओं को देखो, उनमें से बहुतों ने जीवन जिया ही नहीं था। उनके साथ अन्याय हुआ। तुम्हें न्याय के लिए लड़ना है। तुम्हें सब वापस हासिल करना है। रुद्राक्ष धू धू करती जलती चिताओं की आग अपने अंदर महसूस करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों जहर बुझे तीर एक साथ उसकी छाती में चुभ रहे हो। उसके मुंह से आह निकली। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे जलती चिताओं की तरफ खींच रहा था। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। उसने देखा कि वो अपने चाचा के घर में खड़ा था, जहां वो अपनी माँ के साथ रहता था। बताते क्यों नहीं? आखिर कहाँ छुपाए तुमने 50,000 रुपए? दुबले पतले रुद्राक्ष ने हैरत भरी निगाहों से अपने चाचा राजेश पराशर की तरफ देखा। उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक शब्द भी मुंह से बोल सके। वो असहाय सा अपने चाचा की तरफ देखने लगा। तभी उसके चचेरे भाई कल्पित ने उसे खींचा और झिंझोड़ते हुए बोला, चोर कहीं का, बता कहाँ छुपाए हैं तूने पैसे? तभी पीछे से कल्पित की बड़ी बहन पल्लवी रुद्राक्ष पर चिल्लाई, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? रुद्राक्ष को समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। उसने उन सब की तरफ एक नजर दौड़ाई और सोचने लगा। तभी किसी ने लात मारी और राजेश पराशर की कड़कती आवाज आई, इस तरह चुप रहकर तुम बच नहीं सकते। सच सच बताओ, तुमने 50,000 रुपए कहाँ छुपाए हैं? अगर तुम अभी वो रुपए दे दोगे तो हम तुम्हें माफ कर सकते हैं। ये सुनते ही रुद्राक्ष ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। ये सुनते ही राजेश को और भी गुस्सा आ गया, पर इस बार उन्होंने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने फाइनल ईयर के सेमेस्टर की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए थे। तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, मैं दे नहीं पाया, तो तुमने, खैर, मुझे आज तुम्हें सुबह घर पर घुसने ही नहीं देना चाहिए था। अभी भी वक्त है, गुनाह कबूल कर लो। रुद्राक्ष के चाचा चाची और उनके दोनों बच्चे कल्पित और पल्लवी रुद्राक्ष को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। पर मैंने पैसे नहीं चुराए। तभी कल्पित ने गुस्से में रुद्राक्ष को खींचा और पीटना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष की माँ और राजेश की बहन गौतमी घबरा गई। कल्पित रुद्राक्ष को बुरी तरह से पीट रहा था, जैसे उसकी जान ही ले लेगा। गौतमी राजेश के सामने गिड़गिड़ाने लगी, भाई साहब रोकिए कल्पित को, मेरा बेटा चोर नहीं है। तुम्हारा बेटा चोर है, ये संस्कार दिए तुमने उसे। समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तुम दोनों पराशर खानदान पर कलंक हो। गौतमी की बात सुनकर राजेश पर कोई असर नहीं हुआ। तभी रुद्राक्ष की चाची रंजिता गौतमी के पास आई और नफरत से बोलने लगी, अरे दीदी, 50,000 कोई छोटी रकम होती है क्या? ऐसी आफत आई थी तो खुद आकर मांग लेती। इस तरह अपने बेटे को पैसे चुराने के लिए भेज दिया। शर्म तो आती नहीं होगी। गौतमी समझ गई थी कि ये लोग उसकी एक नहीं सुनेंगे। वहां खड़े सब लोग तमाशा देखने लगे। कल्पित रुद्राक्ष को बुरी तरह पीट रहा था। रुद्राक्ष बचपन से ही बहुत कमजोर था, पर पिछले साल लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हुए रुद्राक्ष के सर पर जार गिरने से रुद्राक्ष के दिमाग पर भी असर पड़ा था। वो कुछ भी ठीक से याद नहीं रख पाता था। तभी अचानक वहां पुलिस आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने आते ही पूछा, हमें किसने कॉल किया था और यहाँ क्या चल रहा है? घर पर पुलिस को आया देखकर सब दंग रह गए। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनते ही रुद्राक्ष की माँ गौतमी झिझकते हुए सामने आई। जी, मैंने ही आपको बुलाया था।
यहाँ पर 50,000 रुपए की चोरी हुई है और इसके लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तभी कल्पित आगे बढ़ा और इंस्पेक्टर से कहने लगा, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। इंस्पेक्टर ने कल्पित की तरफ घूर कर देखा और रुद्राक्ष की तरफ इशारा करते हुए बोले, ऐसे सुलझाएंगे आप, इसे पीट पीट कर। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने अपने सबऑर्डिनेट्स को घर की तलाशी लेने के लिए कहा। सब लोग चुपचाप खड़े रहे। कुछ देर की तलाशी के बाद पुलिस को 50,000 रुपयों का बंडल मिल गया। ये बंडल कल्पित के रूम में अलमारी के ऊपर पड़ा हुआ मिला। इंस्पेक्टर ने उस जगह की जांच की। अलमारी के ऊपर धूल होने की वजह से वहां उंगलियों के निशान थे। इंस्पेक्टर को सारा माजरा समझ आ गया। वे गुस्से में नीचे हॉल में आए और दांत पीसते हुए कल्पित से पूछा, तुम सीधे सीधे बताओगे या फिर पुलिस स्टेशन चलना है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर कल्पित के चेहरे का रंग उड़ गया। सब उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। वो हकलाने लगा, वो इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलती नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन। इंस्पेक्टर ने पल्लवी की तरफ देखा। पल्लवी अपना बचाव करते हुए गिड़गिड़ाने लगी, इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस अपने भाई को छुड़ाना चाहते थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप लोग इसे चढ़ाना कहते हैं? क्या आप जानती हैं, आप सबको किसी पर झूठा इल्जाम लगाने और बेवजह ह्यूमिलिएट करने के लिए जेल हो सकती है। बात बिगड़ती देख राजेश जल्दी से आगे आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज बच्चों को माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इंस्पेक्टर ने गौतमी की तरफ देखा। गौतमी धीरे से आगे बढ़ी और उसने कल्पित के मुंह पर चांटा जड़ दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने ही भाई पर झूठा इल्जाम लगाते हो। अरे मैं गरीब हूँ, पर मैंने अपने बच्चे को कभी चोरी नहीं सिखाई। कल्पित ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, पर वो जानता था अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी कल्पित की माँ रंजीता गौतमी के पास आई और मिन्नत करने लगी, दीदी, आप तो जानती हैं कि ये घर का मामला है, आप पुलिस को समझाइए ना। गौतमी ने पुलिस से माफी मांगी और उन्हें धन्यवाद कहा। फिर नाराज होकर वहां से निकल गई। रुद्राक्ष भी लंगड़ाता हुआ वहां से बाहर निकल गया। रात के 12 बज चुके थे। रुद्राक्ष कंफ्यूज्ड सा सुनसान सड़क पर चले जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और रुद्राक्ष को टक्कर मारकर निकल गई। रुद्राक्ष का शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके हाथ पैर खून से लथपथ थे। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। बेहोशी की हालत में उसे अचानक चितरंजन बाबा दिखाई दिए। उसने देखा कि बाबा उसके पास खड़े हैं और उससे कुछ कह रहे हैं। हर रात तुम जो सपना देखते हो वो सपना नहीं है रुद्राक्ष, वही तुम्हारी असलियत है। तुम इमॉर्टल वर्ल्ड के एक बहुत बड़े फाइटर हो, याद करो रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका शरीर अभी भी गाड़ी की चोट से दर्द कर रहा था। वो बेहोश होने वाला था। तभी उसे महसूस हुआ कि वो उसी जगह पर आ गया है जो वो रोज सपने में देखता था। हर तरफ अजीब सा तूफान था। हजारों बिजलियां एक साथ गरज रही थी। रुद्राक्ष उन तूफानों के बीच किसी खाई में गिरे जा रहा था। उसके दिल में बेचैन कर देने वाला दर्द उठ रहा था। मैं आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। अगर मैं जीत जाता तो अमर हो जाता। मैं जीत के आखिरी पड़ाव पर था, पर अपनों से हार गया। उन सब ने मिलकर धोखा दिया। नैना, जिसे मैंने सैकड़ों सालों तक प्यार किया, वो भी उन सब के साथ मिल गई। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक चेहरा तैरा। 2 कोमल आंखें जिनमें रुद्राक्ष के लिए सेल्फलेस प्यार के अलावा कुछ नहीं था। माँ,
रुद्राक्ष के सामने उसकी मां गौतमी का चेहरा तैर रहा था। रुद्राक्ष की आंखों में आंसू छलक आए। जिसके प्यार के लिए वो इमोर्टल वर्ल्ड में 10,000 साल तक तरसता रहा था, वो इस जीवन में सचमुच उसके पास थी। तुम्हारा बेटा हार गया माँ। मैंने तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये कहकर रुद्राक्ष ने आंखें बंद कर ली। तभी उसे फिर चितरंजन बाबा दिखाई दिए। तुम रुद्राक्ष हो, तुम इमॉर्टल फाइटर हो, तुम हार नहीं सकते, वापस जाओ। पर बाबा, रुद्राक्ष की आत्मा इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस धरती पर लौट आई थी, पर यहाँ उसका शरीर उस गाड़ी की टक्कर से बुरी तरह इंजर्ड था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। वो बेहोशी में बड़बड़ाने लगा। क्यों? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया नैना? मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था। रात की सब्जी बेचने के बाद घर जाते हुए एक रेहड़ी वाले ने जब भयानक आवाज सुनी तो वो घबराकर पीछे मुड़ा और उसकी नजर रुद्राक्ष पर पड़ी। उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, पर रुद्राक्ष के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो थोड़ी दूर खड़ा होकर रुद्राक्ष को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा। पता नहीं कौन होगा बेचारा, जिंदा भी बचेगा या नहीं। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि रेहड़ी वाले की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं। उसने देखा रुद्राक्ष का शरीर हवा में तैरने लगा। आसमान से लहराती हुई अलग अलग रंग की रोशनी रुद्राक्ष के शरीर में समाने लगी। रेहड़ी वाले के रोंगटे खड़े हो गए। वो बुदबुदाया, हे भगवान, ये क्या है? डर के मारे रेहड़ी वाला भाग गया। मौके पर पुलिस आई और रुद्राक्ष को हॉस्पिटल पहुंचाया। रुद्राक्ष की खबर पाकर गौतमी भागते हुए अस्पताल पहुंची। रुद्राक्ष बेहोश था, पर डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहाँ चोट आई थी। उसे निगरानी में रखा गया था। गौतमी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। हे गंगा मैया, और कितनी परीक्षा लोगी मेरी। अरे उनके जाने के बाद कितने मुश्किलों से मैंने इसे पाला। सोचा था एमटेक के बाद इसे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और हमारे अच्छे दिन आएंगे, पर फिर पिछले साल वो हादसा हो गया और सब कुछ बिखर गया। फिर सोचा मेरा बेटा कम से कम जिंदा तो है, पर अब ये एक्सीडेंट। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? ये सब सोचते हुए गौतमी ने एक गहरी सांस ली। और अपने आंसू पोंछे। रात के 12 बज चुके थे, पर उनकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसकी नजर आसमान से आने वाली रंग बिरंगी किरणों पर पड़ी, जो रुद्राक्ष की तरफ बढ़ रही थी। गौतमी एकदम घबरा गई। उनके मुंह से निकला, ये क्या है? गौतमी शॉक्ड थी। उन्होंने अपने हाथों से अपना सर दबाया। उन्हें लगा कि शायद रुद्राक्ष के एक्सीडेंट की वजह से उन्हें कोई वहम हो रहा था। वो उठी और रुद्राक्ष के करीब आई। उन्होंने उन रंग बिरंगी किरणों को छूने की कोशिश की, पर वो किरणें अचानक से गायब हो गईं। वो घबराई सी खुद को समझाने लगी, रिलैक्स गौतमी, सब ठीक है। मुझे लगता है ज्यादा सोचने की वजह से मुझे हेलुसिनेशन होने लगा है। कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगी मैं? तभी उन्होंने नोटिस किया जैसे रुद्राक्ष का पीला चेहरा लाल हो रहा था। उसके चेहरे से एक अलग तरह की रोशनी आ रही थी। गौतमी ने फिर खुद को समझाया, ज्यादा मत सोचो गौतमी, ये कुछ नहीं, बस इल्यूजन है।
गौतमी ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछी और वहीं सोफे पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। इधर रुद्राक्ष घने बादलों के बीच बाबा चितरंजन के पीछे पीछे चुपचाप चला जा रहा था। बाबा चितरंजन अचानक पीछे मुड़े और रुद्राक्ष के सर पर हाथ रखा। जैसे ही उनके हाथ ने रुद्राक्ष के सर को छुआ, रुद्राक्ष को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका पूरा शरीर एक झटके के साथ लगभग आधा फुट ऊपर उठ गया और फिर नीचे गिरा। रुद्राक्ष के कानों में जैसे ही बाबा चितरंजन की आवाज पड़ी, वो शांत हो गया। फाइटर रुद्राक्ष उठो, कर्म भूमि तैयार है, जागो और अन्याय के विरुद्ध लड़ो। रुद्राक्ष का चेहरा एकदम शांत था। वो ध्यान से बाबा चितरंजन की बात सुन रहा था। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, वो अपनी ही आवाज सुनकर सरप्राइज था। उसकी आवाज बदल गई थी। उसकी आवाज का डर गायब हो गया था। बाबा, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, पर मेरे मन में कई सवाल हैं। मैं तुम्हारा डाउट महसूस कर सकता हूं। तुम पूछो। आपने मुझे जिन शक्तियों का ज्ञान दिया है, वो तो इमोर्टल वर्ल्ड की है, पर ये दुनिया तो इमोर्टल नहीं है। यहाँ वो शक्तियां मेरे किस काम आएंगी? रुद्राक्ष की बात सुनकर बाबा चितरंजन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मैं संतुष्ट हूं। इसका अर्थ है तुम्हें अपनी शक्तियों की पहचान हो रही है। चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा। रुद्राक्ष ने आंखें बंद की। बाबा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में रुद्राक्ष की सांसें तेज होने लगी और उसने घबराकर आंखें खोल दी। बाबा रुद्राक्ष के चेहरे पर नजरें गड़ाए मुस्कुरा रहे थे। बाबा, मैं कंफ्यूज हूं। क्या मैं ये कर पाऊंगा? तुम्हें ये करना होगा। यूनिवर्स ने तुम्हें इसके लिए चुना है। यूनिवर्स ही ईश्वर है। तुम उसके फाइटर हो। तुम हार नहीं मान सकते। बाबा के ये शब्द सुनने के बाद जैसे ही रुद्राक्ष ने बाबा की नजरों से नजरें मिलाईं, अचानक दोनों की आंखों से एक तेज रोशनी निकली जो मिलकर एक हो गई। रुद्राक्ष ने जब अपनी पलकें झपकाई तो उसे लगा जैसे उसके अंदर बिजली सी ताकत आ गई हो। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और फिर उन्हें खोला। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी हथेलियों में आग थी, वही चिताओं की धधकती आग जिसे वो पिछले 1 साल से देखता आया था, जिसे वो अपने अंदर महसूस कर सकता था। रुद्राक्ष, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे इमॉर्टल शक्तियों के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इनका इस्तेमाल तुम तभी करोगे जब इसकी जरूरत होगी। बाबा, मैं समझ रहा हूं। चितरंजन ने रुद्राक्ष के सर पर हाथ रखा और फिर अचानक बादलों में कहीं खो गया। रुद्राक्ष शांत था। रुद्राक्ष के शरीर में हरकत हुई। वो बुदबुदाया। माँ, गौतमी हड़बड़ा कर उठी और रुद्राक्ष के बेड की तरफ भागी। रुद्र बेटा, कैसे हो तुम? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? मेरा बेटा ठीक है। हाँ, मेरा बेटा ठीक है मेरा बेटा। गौतमी एक्साइटमेंट के साथ बाहर भागी। रुद्राक्ष ने जैसे ही अपनी माँ के स्पर्श को महसूस किया, वो गदगद हो गया। इस दुनिया में उसके पास अपना कहने के लिए केवल माँ ही थी जो हर हाल में उसके साथ थी। तभी गौतमी नर्स को बुला कर ले आई। रुद्राक्ष आंखें बंद किए लेटा रहा। इमरजेंसी कॉल पर डॉक्टर तुरंत आए। डॉक्टर ने जब रुद्राक्ष को एग्जामिन किया तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। वो हैरत में थे। उन्होंने रुद्राक्ष को फिर से चेक किया
उन्होंने गौतमी की तरफ देखा और हैरत से बोले, ये चमत्कार है। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, बल्कि पिछले साल की चोट से इसके दिमाग में जो धक्का जम गया था वो भी ठीक हो चुका है। पर ये डॉक्टर बोलते हुए अचानक चुप हो गए। वो रुद्राक्ष की पुरानी रिपोर्ट्स चेक करने लगे। गौतमी डॉक्टर की बात सुनकर ओवर एक्साइटेड हो गई और हड़बड़ाहट में बोली, डॉक्टर साहब, क्या मेरा बेटा पहले की तरह सब कुछ याद रख पाएगा? वो एमटे की पढ़ाई पूरी कर पाएगा? बोलिए ना डॉक्टर साहब बोलिए ना। अरे डॉक्टर साहब, आप बोलिए ना डॉक्टर साहब। हाँ, बॉडी चेकअप से तो यही लग रहा है, पर हमें इन्हें एक दिन और निगरानी में रखना होगा, क्योंकि इनका इम्प्रूवमेंट अनएक्सपेक्टेड है। ये सब सुनकर गौतमी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। नर्स को कुछ हिदायत देने के बाद डॉक्टर बाहर निकल गए। सुबह होते ही राजेश पराशर के घर पर भी रुद्राक्ष के ठीक होने की खबर पहुंच चुकी थी। रुद्राक्ष ठीक था, ये सुनकर उनके परिवार में खलबली मच गई। सबसे ज्यादा कल्पित परेशान था। वो गुस्से में डाइनिंग रूम में पहुंचा और आधे ही चिल्लाने लगा, इतना कुछ किया मैंने, पर साला कोई रिजल्ट नहीं मिला। पिछले साल जब मैंने लैब में रखा जार इसके सर पर दे मारा था, तो सोचा था शायद ये सर पर चोट लगने से मर जाएगा, पर मरा नहीं। एक्सीडेंट में भी नहीं मरा। मन करता है अभी हॉस्पिटल जाकर इसके 1000 टुकड़े कर डालूं। तभी राजेश, जो नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे, कल्पित की तरफ टेढ़ी नजर से देखते हुए बोले, कल्पित, होश में आओ। तुम्हारी रुद्राक्ष के लिए नफरत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और इस नफरत की वजह से तुम होश खो बैठे हो। पापा, ये जानते हुए भी कि वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं तुम्हारी तरह इम्पल्सिव नहीं होता। जिस तरह से मैंने अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाया था, उसी चालाकी के साथ हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। इसलिए नफरत से ज्यादा दिमाग पर जोर लगाओ और कुछ अलग सोचो। कल्पित राजेश की बात पर दांत पीस कर रह गया। अपने पति राजेश और बेटी कल्पित की बातें रंजीता ध्यान से सुन रही थी। वो कुड़ते हुए बोली, ये लोग तो हमारे लिए नासूर बन गए हैं। ना जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। मिल जाएगा, मैं कुछ करता हूँ। कर लिया तुमने? आज तक तो हुआ तो तुमसे कुछ नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। मत भूलो, मैंने उन लोगों को भिखारियों सा जीवन जीने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया है। इस तरह से तैश में आने से कुछ नहीं होगा। हमें प्लानिंग करनी होगी। फिर कल्पित की तरफ देखते हुए राजेश बोले, और तुम क्या कर रहे हो? मैंने इतना पैसा खर्च करके तुम्हारा एडमिशन उस कॉलेज में इसलिए करवाया था ताकि तुम उस पर निगरानी रख सको। तभी रंजीता चाय का कप लेकर राजेश को पकड़ाते हुए बोल पड़ी, अरे रहने दो तुम, बस प्लानिंग ही करते रहना। वो सारी संपत्ति हड़प लेगा। राजेश ने रंजीता के तानों को नजरअंदाज किया और कल्पित की तरफ देखा। मैंने तुमसे कहा, कुछ तो सोचो। अपने पापा की बात सुनते ही कल्पित दांत पीसते हुए बोला, आने दो उस सुअर की औलाद को वापस कॉलेज। उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। इधर हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद जब रुद्राक्ष घर आया तो गौतमी को लगा रुद्राक्ष कुछ बदल गया है। उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग लग रही थी। वो बीमार नहीं लग रहा था। हालांकि उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी थी। गौतमी को एक अनजाना डर सताने लगा। वो मन ही मन बुदबुदाई, कहीं कहीं इसे भी अपने पापा की तरह। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं। पर उसका मन बेचैन था। उन्होंने रुद्राक्ष को दूध का गिलास पकड़ाते हुए पूछा, रुद्र,
क्या तू ठीक है बेटा? तू ठीक है ना बेटा? बस थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। गौतमी को डॉक्टर की बात याद आ गई। उन्होंने पूछा, तुझसे एक बात पूछूं? रुद्राक्ष ने अपनी माँ के मन के भाव पढ़ने के लिए उनके चेहरे पर नजरें टिकाई। वो उनके मन की शंका समझ गया। फिर भी उसने पूछा, हाँ माँ, कहिए, क्या पूछना है? अब वो डॉक्टर कह रहे थे तेरे दिमाग पर जमा खून का थक्का ठीक हो गया है, तो क्या तेरी याददाश्त ठीक हो गई है रुद्र? बोलना बेटा। माँ, ये मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर अभी मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। फीलिंग बेटर। ये सुनकर गौतमी के चेहरे पर चमक आ गई। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल तुम अच्छे हो जाओगे। हाँ, तुम पूरे अच्छे हो जाओगे बेटा। इतना कहने के बाद गौतमी ने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बोली, बस गंगा मैया की कृपा तुझ पर बनी रहे बेटा। जैसे ही रुद्र ने गंगा मैया का नाम सुना, उसे त्रिवेणी घाट जाने की इच्छा होने लगी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं गंगा आरती में जाना चाहता हूँ। नहीं, आज ही तो तुम हॉस्पिटल से आए हो, वहां तक पैदल चलना पड़ेगा। अरे अभी तुम बहुत कमजोर हो रुद्र, अभी नहीं बेटा। रुद्राक्ष जानता था माँ ऐसे नहीं मानेंगी। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, पर माँ, गंगा मैया की कृपा से ही तो मैं बचा हूँ। आप सोच के देखो, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद। आगे वो कुछ बोल पाता, गौतमी ने बीच में ही टोक दिया, बस कर, कुछ मत बोल, तू जा। गंगा मैया का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे। रुद्राक्ष जब महा आरती के लिए त्रिवेणी घाट पहुंचा, तो एक पंडित जी जो रुद्राक्ष को पहचानते थे, वो रुद्राक्ष के करीब आए और बोले, रुद्राक्ष बेटा, तुम्हें देखकर खुशी हुई, कैसे हो? रुद्राक्ष ने पंडित जी को प्रणाम किया और मुस्कुराया। पंडित जी प्रणाम, आप कैसे हैं? पंडित जी ने रुद्राक्ष के हाथ से आरती का थाल वापस लिया। वो रुद्राक्ष को देखकर थोड़े कंफ्यूज्ड लग रहे थे। मैं ठीक हूँ, अच्छा किया तुम भी आ गए। रुद्राक्ष ने पंडित जी को आरती का थाल सौंप दिया और घर वापस आ गया। गौतमी बाजार गई थी। रुद्राक्ष को अचानक कुछ ख्याल आया। वो पापा की अलमारी के पास गया, जहां उसके पापा की किताबें थीं। उसने देखा वहां धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण और संहिताएं रखी थी। वो मन ही मन सोचने लगा, पापा ने इस तरह की किताबों का कलेक्शन क्यों किया था? वो धार्मिक इंसान तो नहीं थे। रुद्राक्ष ने सबसे पहले ऋग्वेद उठाया और पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रहा था, उसे वो याद होने लगे। रुद्राक्ष सरप्राइज था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये पन्ने मुझे याद हो रहे हैं, मतलब मेरी शक्तियां वापस आने लगी हैं। रुद्राक्ष जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। हर अक्षर फोटो की तरह उसके दिमाग में छपने लगा। उसने एक ही घंटे में चारों वेदों को पढ़ डाला। वो सभी उसे मेमोराइज हो गए। तभी गौतमी बाजार से वापस आ गई। उन्होंने रुद्राक्ष को आवाज लगाई, रुद्र बेटा, कहाँ हो बेटा? रुद्राक्ष बाहर आया। माँ, आप आ गई? गौतमी रुद्राक्ष को देखकर खुश हो गई। हाँ। उसने अपनी माँ के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद गौतमी खाना बनाने लगी और रुद्र कुर्सी पर बैठा सोच में डूब गया। रुद्राक्ष अगले एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं गया। इस दौरान उसने अपने पापा की सारी किताबें पढ़ डाली। एक हफ्ते बाद रुद्राक्ष जैसे ही कॉलेज पहुंचा,
उसका सबसे अच्छा दोस्त अनिरुद्ध भागकर रुद्राक्ष के पास आया और उसे गले लगा लिया। वाह यार, तू ठीक है? तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तूने बताया भी नहीं। अब कैसा है तू? कहीं मुझे भूल तो नहीं गया? रुद्राक्ष ने धीरे से स्माइल किया और कहा, मैं ठीक हूँ, चल क्लास में चलते हैं। रुद्राक्ष का ठंडा रिएक्शन देखकर अनिरुद्ध को कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि इसके साथ याददाश्त की प्रॉब्लम है और उसकी सेहत भी अच्छी नहीं थी। वो दोनों लेक्चर रूम में पहुंचे। रुद्राक्ष ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, कुछ sarcastic शब्द उसके कानों में पड़े। क्लास में सबसे पीछे से फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट पधार रहा है। क्लास के टॉपर नितिन की बात सुनते ही क्लास में ठहाके गूंज उठे। रुद्राक्ष ने अपनी नजरें घुमाकर नितिन की तरफ देखा। रुद्राक्ष और नितिन जब बीटेक कर रहे थे तो दोनों ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, पर रुद्राक्ष नितिन के मुकाबले ज्यादा सिंसियर था, इसीलिए लेक्चरर रुद्राक्ष को ज्यादा पसंद करते थे। रुद्राक्ष ने बीटेक में टॉप किया था, नितिन सेकंड नंबर पर था, इसलिए नितिन हमेशा रुद्राक्ष से चिढ़ता था। एक साल पहले जब एमटेक की लैब में रुद्राक्ष के सर पर जार गिरा था तो रुद्राक्ष की मेमोरी इफेक्ट हुई थी। इसी वजह से उसका पहला और दूसरा सेमेस्टर बहुत ही बुरा गया था। वो बड़ी मुश्किल से ही पास हुआ था। दूसरे सेमेस्टर में तो वो फेल होते होते बचा। रुद्राक्ष ने नितिन की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट की तरफ बढ़ गया, पर तभी नितिन फिर चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें अपनी सीट याद है? तभी नितिन मेरी सीट है, तुम पीछे जाकर बैठो। तभी पीछे से कड़क आवाज आई। ये अनिरुद्ध की आवाज थी। देखो, ये नहीं हटेगा। और तुम नितिन, जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? हाँ, मत भूलो ये इस कॉलेज का टॉपर है और तुम इसके आगे कहीं नहीं टिकते हो। नितिन गुस्से में अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और उसे कंधे से पकड़ लिया। तेरी जुबान बहुत चल रही है। ये तेरी गर्लफ्रेंड है क्या जो इसके प्रोटेक्शन में खड़ा हो गया? नितिन की इस बात पर क्लास में फिर ठहाका गूंजा। अनिरुद्ध ने नितिन को पीछे की तरफ धक्का दिया और गरजते हुए बोला, मुझे हाथ मत लगाना, और हाँ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी का मजाक उड़ाने का। अनिरुद्ध की धमकी से नितिन की आंखें लाल हो गई। वो गुस्से में बोला, क्या कर लेगा बे? गुस्से में नितिन अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्का मारने ही वाला था कि अचानक उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने हैरानी से दूसरी तरफ देखा। रुद्राक्ष ने नितिन का हाथ पकड़ा हुआ था। नितिन की नजर जैसे ही रुद्राक्ष के चेहरे पर पड़ी, वो एकदम घबरा गया। उसने कभी भी रुद्राक्ष का ये रूप नहीं देखा था। पूरी क्लास में खामोशी छा गई। अचानक रुद्राक्ष ने नितिन का हाथ छोड़ दिया और पोलाइटली माफी मांगने लगा। सॉरी यार नितिन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर इस तरह अनिरुद्ध पर हाथ उठाना सही नहीं था। चल छोड़, मैं माफी मांगता हूँ। रुद्राक्ष के इस तरह माफी मांगने से नितिन बेहुदा ढंग से हंसा। क्या बात है, आज तेरी बाजू में इतनी बड़ी ताकत आ गई। लगता है माँ ने खूब दूध घी खिलाकर भेजा है। रुद्राक्ष कड़वा घूंट पीकर रह गया। वो कोई लफड़ा नहीं चाहता था। नितिन ने रुद्राक्ष की तरफ उंगली उठाई और धमकाते हुए बोला, उस दिन की मार भूल गया क्या? मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, कचूमर बना दूंगा। रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींची और बस स्माइल किया। तभी क्लास में प्रोफेसर प्रवीण डिमरी आ गए। सब जल्दी से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। रुद्राक्ष को देखकर प्रोफेसर डिमरी की त्योरियां चढ़ गई। रुद्राक्ष सर झुकाए बैठा था। वो डिमरी सर से नजरें मिलाने से बच रहा था। तभी प्रवीण डिमरी sarcastic अंदाज में बोले,
अच्छा, तो तुम्हें क्लास में आने का रास्ता मिल गया। मुझे तो लगा तुम कॉलेज का रास्ता ही भूल गए। देखो रुद्राक्ष, ये फाइनल ईयर है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे जैसे इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की वजह से मेरा नाम खराब हो। मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए। रुद्राक्ष ने कोई जवाब सुनकर एक्साइटेड था। उसकी आंखें चमक गई। उसने पूछा, ये कब हुआ? कैसे हुआ? लंबी कहानी है। अच्छा मेरी छोड़, तू ये बता कब तक अपने मम्मी पापा पर इस तरह का गुस्सा रहेगा? उन दोनों ने तलाक ले लिया, ये उनका फैसला था। तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्या तू ये सही कर रहा है? अनिरुद्ध रुद्राक्ष की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। यार मुझे नहीं पता, पर मेरे पास उन दोनों से बदला लेने के लिए इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। मैं उन्हें माफ नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये रास्ता गलत है। और कोई रास्ता नहीं है। तू जो कर रहा है ना, उससे उन दोनों का कोई नुकसान नहीं होगा, पर हाँ तेरा जरूर होगा, और ये मैं नहीं होने दूंगा। अनिरुद्ध खामोश था। दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। अनिरुद्ध और रुद्राक्ष बीटेक के टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वे दोनों बीटेक फर्स्ट ईयर में ही थे, तभी अनिरुद्ध के मम्मी पापा का तलाक हो गया था। अनिरुद्ध ने उसके बाद से पढ़ाई करना ही छोड़ दिया और वो लड़ाई झगड़ों में शामिल रहने लगा। वो सबकी नजर में एक झगड़ालू और गैर जिम्मेदार स्टूडेंट बन गया। सिर्फ रुद्राक्ष उसका दोस्त था, पर वो भी कभी समझ नहीं पाया कि अनिरुद्ध के साथ आखिर क्या हुआ था। आज उसे जब अनिरुद्ध की सच्चाई पता चली तो रुद्राक्ष को बहुत बुरा लगा। रुद्राक्ष मन ही मन सोचने लगा, इसका मतलब अनिरुद्ध जानबूझकर कम ग्रेड लेकर आता था ताकि वो अपनी मम्मी पापा से उनके किए का बदला ले सके। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं करने दे सकता। अनिरुद्ध इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक चेंज किया। देख भाई, अब तू ठीक है। अब तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने ग्रेड सही करने हैं। चल आज से ही शुरू हो जा। चल लाइब्रेरी चलते हैं। ठीक है, साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। चल। दोनों लाइब्रेरी चले गए। शाम को जब रुद्राक्ष घर वापस आया तो वो फिर त्रिवेणी घाट चला गया। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो सोचने लगा, मैं चूक गया था, फिर भी मैं जिंदा हूँ। मेरे शरीर का अंश धरती पर कैसे आया? इसी उधेड़-बुन में उसे आखिरी पल याद आए। वो हैरान था। वो बुदबुदाया, वो सब मेरे विरुद्ध खड़े थे। उनके वार ने मेरी पीठ छलनी कर दी थी, पर फिर वो ठंडक का एहसास, वो कौन था? रुद्राक्ष ने अपने दिमाग पर जोर डाला और याद करने की कोशिश की। उसे धुंधला सा कुछ याद आया। वो ठंडक पहुंचाने वाली आवाज, मेरी माँ गौतमी। हाँ, वो उनके स्नेह का शीतल छाया। मेरे शरीर के अंश को बचाने वाली, मुझे नया जीवन देने वाली, वही तो थी। 1000 साल तक जिनके स्नेह के लिए मैं तरसता रहा। अब रुद्राक्ष का मन शांत होने लगा, पर वो अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था। वो बाबा का इंतजार करने लगा, पर बाबा नहीं आए। रात के 8 बज चुके थे। रुद्राक्ष की बेचैनी बढ़ रही थी। वो सोचने लगा, बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं किया। वो कहाँ जा सकते हैं? रात के 9 बज गए, पर बाबा नहीं आए। रुद्राक्ष की बेचैनी और भी बढ़ने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाबा को कहाँ ढूंढे। उसने कई लोगों से उसके बारे में पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। कोई उनके बारे में क्यों नहीं जानता? वो अचानक कहाँ चले गए? मुझे कितने सवाल पूछने हैं।
कौन मेरे सवालों के जवाब देगा? ये सब सोचते हुए रुद्राक्ष उसी चबूतरे पर बैठ गया जहां वो हमेशा ध्यान लगाता था। अचानक उसके दिमाग में बाबा के कहे शब्द गूंजे। तुम कर्म योद्धा हो, तुम्हें अकेले लड़ना है, तुम हार नहीं सकते। बाबा के शब्द याद आते ही रुद्राक्ष का ध्यान भंग हुआ। वो उठा और अपने सवालों के साथ घर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर नीले रंग का दुपट्टा पहने एक दुकान में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसका दिल धक से रह गया। उसके मुंह से निकला, नैना। रुद्राक्ष के मुंह से आह निकली। उसे नैना की याद आने लगी। नैना उसका प्यार थी, पर वो उसे छोड़कर चली गई। रुद्राक्ष फिर बुदबुदाने लगा। आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या कमी थी मेरे प्यार में? रुद्राक्ष के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे और वो जवाब तलाश भी नहीं सकता था, क्योंकि अब वो धरती पर था, एक कमजोर, लाचार इंसान के रूप में। अपने मन की उलझन के साथ ही रुद्राक्ष घर पहुंचा। गौतमी बेसब्री से रुद्राक्ष का इंतजार कर रही थी। कितनी देर कर दी, जानता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अरे तो इस तरह रात को कहीं मत जाया कर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष ने मां को प्यार से गले लगा लिया।